Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. व्हाट यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. और आज के सेशन में हम क्या करेंगे? आज के सेशन में हम करेंगे प्रैक्टिस. ये है आपकी क्लास सेकेंड, इसकी CDP 30/30 सीरीज की, जिसमें हम एक कंप्लीट सेट लगाते हैं. जिस तरह से पेपर में अलग अलग टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह के, है ना. तो आउट ऑफ 30 कितना आप स्कोर कर पाते हैं, एंड में आप ये भी इवेल्युएट कर पाएंगे, यानी अपना मूल्यांकन खुद से कर पाएंगे. पेपर इसी तरह का आता है, पैटर्न सेम है, टॉपिक सेम है, डिफिकल्टी लेवल भी ऑलमोस्ट सेम है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि कई बार किसी टॉपिक से आसान क्वेश्चन आ जाता है, कई बार किसी से दूसरे से मुश्किल आ जाएगा. तो वो चीज़ वेरिएबल है. अदरवाइज आप इस तरह के सेट 2, 4, 6 जितने भी हम पेपर तक लगा पाएँ वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे. सीटेट के अलावा भी, चाहे सीटेट में आप पेपर 1, पेपर 2, क्योंकि सिलेबस सेम है तो क्वेश्चंस दोनों को ही ध्यान में रख करके हैं. और अगर हम बात करें तो उसके अलावा भी जहाँ भी पेडागोजी आती है ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे. ठीक है जी. मेरी बैक टू बैक होती है क्लासेस, इसलिए आपकी क्लास जो है वो 9:15, 9:20 शुरू हो पा रही है. और कोशिश रहेगी कि कल से जो है 9 o'clock रख पाएँ सेशन, बट वही है कि अभी देखती हूँ हो पाएगा या नहीं. बट 9:15 तो रखेंगे ही, रात को 9 बजे. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे होपफुली, और या कर चुके होंगे. इसका जो PDF होगा, जो प्रीवियस PDF हैं, अगर पेंडिंग है एक आध तो मैं देख लूँगी, अदरवाइज तो आपको मिल चुके होंगे, आंसर्स मार्क्ड होंगे उसमें, है ना. ये लेट्स लर्न स्क्वाड टेलीग्राम चैनल, 9 लाख प्लस लोग जुड़े हुए हैं. किसी भी फेक चैनल से, फेक वेबसाइट से प्लीज़ मत जुड़िएगा. अगर कोर्स लेने की इच्छा है तो करियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे एनरोल करेंगे. टीचिंग सेक्शन में जाकर के सीटेट के बैचेस में एनरोल आप कर सकते हैं. आई थिंक BPSC के बैचेस में एडमिशन ओपन होगा, और पेडागोजी स्पेशल, जिसमें मैं सिर्फ पेडागोजी कराती हूँ, बाकी एग्जाम्स के लिए या डिटेल में पेडागोजी किसी भी एग्जाम के लिए, सीटेट को छोड़ के, तो वो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं. DEET+B के बैचेस में भी एडमिशन ओपन है. तो 3, 4, 5 बैचेस हैं जिनमें जो है, एक तो पता नहीं आज मुझे बोलने में क्या हो रहा है, बैचेस हैं जिसमें आप एनरोल कर पाएंगे. तो लेकिन सिर्फ करियरविल ऐप डाउनलोड करिए. किसी भी वेबसाइट, किसी भी फेक, अगर वेबसाइट भी आप यूज़ कर रहे हैं तो careerville.com ही कीजिए, आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा उस चीज़ पे, है ना. सीटेट का कंप्लीट बैच वहाँ आपके लाइव हैं, और सभी टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट लेते हैं. मैं CDP डील करती हूँ. इसके बाद ना आपको कोई किताब लेने की सच कोई आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई प्रीवियस ईयर, ना कोई मॉक टेस्ट. सब कुछ बैच में ही है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो कुछ और हो. क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आप पोल में जवाब देंगे फटाफट से, बिना देरी किए. बताएंगे आप. पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, यानी बच्चों का जो विकास है वो कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है. हमें पता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक अपने आप में टॉपिक है. अभी कल परसों ही, आई थिंक आज ही हमने कंप्लीट किया बैच में सीटेट वाले, तो बाकी में हो चुका होगा. तो अगर हम बात करें तो विकास के सिद्धांत, विकास एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है. उसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत लगते हैं, कुछ नियम लगते हैं. जैसे देश एक बहुत बड़ी अपने आप में एक तंत्र है, तो उसको समझने के लिए, इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आए, कुछ नियमों को लेकर के आए. तो इसी तरह से प्रिंसिपल्स भी डेवलपमेंट को ठीक से समझने में हमारी मदद करते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं डेवलपमेंट के बारे में. तो इसके प्रिंसिपल्स में से कौन सा एक प्रिंसिपल सही है? सैकड़ों प्रिंसिपल हैं, जिसमें से 10, 12, 15 हम करते हैं. तो यूनिफॉर्मिटी का पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी एक रूपता, यानी डेवलपमेंट में यूनिफॉर्मिटी होती है. यूनिफॉर्मिटी किसकी? सबके लिए एक रूप है? नहीं भाई, डिफरेंसेस भी हैं. यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न लिखा होता तो हम कह देते यही ऑप्शन ठीक है. एक रूपता किसकी? पैटर्न की, कि पहले बच्चा खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, उससे पहले बैठना सीखेगा. ऐसा नहीं हो सकता पहले बच्चा दौड़ना सीख ले बाद में चलना सीखे, है ना. तो वो पैटर्न तो सेम है सारी दुनिया के बच्चों के लिए, कि सारी दुनिया में बच्चों के पहले दूध के दांत आते हैं, बाद में पक्के दांत आते हैं. ये पैटर्न है डेवलपमेंट का, यूनिफॉर्म है, सबके लिए एक जैसा है, जैसे यूनिफॉर्म होती है स्कूल में. लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं. यूनिफॉर्मिटी हर चीज में थोड़ी है. इवन चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट हर एक कल्चर में सेम नहीं है ना. तो ये बात कहना गलत होगा, खाली यूनिफॉर्मिटी लिखने से काम नहीं चलेगा, तो ये गलत हो जाएगा. वन डायमेंशनैलिटी, भाई मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है विकास. ये पहले दिन ही हम डिस्कस करते हैं क्लासेस में. इवन जो डेमो क्लास थी यूट्यूब पे, उस पर भी मैंने आपको बताया था, एक आयामी नहीं होगा, बहुआयामी होगा, और एक रूपता पैटर्न की है, ना कि ओवरऑल. लीनियरिटी नहीं हो सकती अगर कोई भी प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है, चाहे वो सामाजिकरण की प्रक्रिया हो, चाहे वो अधिगम की प्रक्रिया हो, चाहे वो विकास की प्रक्रिया हो. ये एक रेखीय नहीं हो सकते, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकते. ये स्पाइरल होते हैं, यानी वर्तुलाकार होते हैं, आगे पीछे चलते हैं. तो रेखिता नहीं होगी, वो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. जैसे मूवीज में दिखाते हैं भाई डेथ हो जाती है स्ट्रेट लाइन पे, तो
ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति सिर्फ 2+2 4 होते जाएंगे डेवलपमेंट में या लर्निंग में। किसी दिन आप ज्यादा सीखते हैं, किसी दिन कम सीखते हैं, आगे पीछे ये प्रक्रिया चलती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है, ये बात एकदम सही है, जिसको हम हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से भी जोड़ सकते हैं कि व्यक्ति जो है, व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है अपने रूप रंग, यानी अपने रूप रंग, साइज, शेप, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, सबकी रुचि सेम नहीं होती, सबका इंटेलिजेंस का स्तर सेम नहीं होता, तो बहुत सारी चीजों में एज सेम नहीं होती, तो बहुत सारी चीजों में विभिन्नता पाई जाती है, यानी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। मुझे सेब पसंद है, जरूरी नहीं आपको सेब पसंद हो, आपको संतरे पसंद हो सकते हैं, आपको कुछ और पसंद हो सकता है। तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मामला है, और जो प्रिंसिपल में आता है डेवलपमेंट के, तो डी ऑप्शन ही सही है। पहला ऑप्शन आपको फंसाने के लिए था, यूनिफॉर्मिटी देख के कई लोग टिक लगा देंगे, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, असर्शन और रीजन, कथन और कारक वाले प्रश्न खूब आते हैं पेपर में, 4, 5, 6 तक भी आ जाते हैं 30 में से। असर्शन क्या है, कोर्स ऑफ अ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट इज टोटली डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी एक बच्चे के शारीरिक विकास की जो दिशा है कि शरीर ऐसे विकसित होगा, पूरी तरह से जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। फिजिकल कोर्स ऑफ अ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास पूरी तरह से सुनिश्चित है समय के, जन्म के समय ही, जबकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, खाना कैसा मिलेगा, एनवायरमेंट कैसा मिलेगा, कैसी ट्रेनिंग मिलेगी बच्चे को, हेरिडेटरी गुण तो चलो पहले से निर्धारित होंगे, तो ये हम नहीं कह सकते कि भैया ये निर्धारित हो जाता है जन्म के समय पे, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। हेरिडिटी इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेरिडिटी एकमात्र फैक्टर है, यानी आपकी आनुवंशिकता, आपका जेनेटिक्स, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है। दोनों ही बातें सिरे से नकार दी जाएंगी क्योंकि गलत है। भाई सुनिश्चित हो जाएगा जन्म के समय, फिर एनवायरमेंट का कैसे आपको पता है? अगर बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो वो स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा पोषण मिलेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। हम कैसे डिटरमिन कर दें जन्म के समय? वो तो जन्म के बाद की बातें हैं ना, जन्म के समय तो सिर्फ हेरिडिटी ही फिक्स्ड है। तो ये दोनों बातें गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तो ईज रहती है हमें कि दोनों ही गलत है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है कि आर सही है कि ए सही है, दोनों ही गलत है, जो कि आप लोग 73% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये कह रहा है ड्यूरिंग मिडल चाइल्डहुड, मिडल का मतलब है 5 से 11, 5 से 8, मतलब अर्ली और लेटर के बीच की स्थिति है मिडल चाइल्डहुड। तो मिडल चाइल्डहुड यानी मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, continues to play an important role but secondary agency of socialization। अब आपको पता है प्राइमरी एजेंसी सिर्फ फैमिली ही हो सकती है या फिर आपके क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, बट फैमिली तो निश्चित है कि प्राइमरी में ही आएगा, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग मिडल चाइल्डहुड फैमिली द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बट सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि आपके आस पड़ोसी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। अब यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने मध्य बाल्यावस्था लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप पढ़ेंगे मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश, जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। क्या है सामाजिकरण का? ऑप्शन पे जाइए। परिवार, पीयर्स है प्राथमिक कारण, मीडिया है, विद्यालय है, नहीं, ये सब सेकेंडरी है, गॉड है। तो आपको एक ही ऑप्शन बचता है, बाकी ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए, सेकंड ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना, कि फैमिली ही प्राइमरी है, बाकी कहीं और तो फैमिली है ही नहीं, तो प्राइमरी तो फैमिली होती है, सेकेंडरी बाकी सब आ जाएंगे, नेबरहुड का, प्रेस का, मीडिया का, स्कूल का। स्कूल तो 100% ही सेकेंडरी होता है। तो प्राथमिक जो कारक है कि समाज के नियम कायदे कानून कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले परिवार मिनिएचर वर्जन है समाज का छोटा रूप है, तो वहीं से सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एज पर जीन पियाजे के अनुसार चिल्ड्रन एक्वायर द एबिलिटी टू परफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त चिंतन। जैसे ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट आ जाए समझ जाओ लास्ट स्टेज की बात हो रही है, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से आपको याद रखना होता है। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 to 15 ईयर्स। ये 4 स्टेजेस हैं। सम पीपल कांट फोकस से आप याद रख सकते हो, सिंपल फंडे मैंने आपको बताए हुए हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। अगर लॉजिकल थिंकिंग सबसे पहले कब आती है, तो लॉजिक सबसे पहले कॉन्क्रीट में आता है 7 से 11 में, ठीक है ना। ये SPCF यही सीक्वेंस है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। बात इतनी सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। निशा आप पोल दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिएगा इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या, कहीं कुछ हो रहा हो तो बताओ। कोई कह रहा मैम आप वही एक चीज बार बार पढ़ाते बोर नहीं होते? देखिए थोड़ा बहुत तो होता ही है ऑफ कोर्स, अब सिलेबस आपका सीटेट में चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं,
हर बार सेम चीज नए तरीके से बताई जा सकती है, नए एग्जाम्पल्स का प्रयोग किया जा सकता है, तो बहुत ज्यादा बोरियत तो नहीं, बट थोड़ी बहुत तो कभी कभी लगता है कि यार सिलेबस चेंज कर दो, जब चेंज हो ही सकता है तो, है ना। तो अब तो आपको भी याद हो गया कि क्या पूछा है और क्या जवाब देना है, तो ये तो नेचुरल है, टीचिंग में ये चीज तो होती ही है ना। अब ये तो वैसे सी ही बात है कि बस अब मैं इस पर ज्ञान देने का मन नहीं कर रहा मेरा, कभी और दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि किसी से आप पूछो किसी भी काम में रेपिटेशन तो होता ही है ना। विराट कोहली से ये थोड़ी पूछो कि बैट घुमा घुमा के बोर नहीं होते हो क्या, है। तो नई चीजें भी होती हैं, हर बार आप लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं कई बार, तो उस तरह से समझाने में मजा आता है। ये तो ड्यूटी है ना कि आपको हेल्प मिलेगी इस चीज से, तो करने में मजा आएगा इस चीज को, चाहे रिपीट हो रहे हो टॉपिक्स, हर बार नए तरीके से नई डेप्थ में जाके समझाएंगे। देखिएगा, इन जीन पियाजे's थियरी the tendency to see the world and the experiences of others from one's own viewpoint is referred to as। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, बताइएगा। यानी सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स फ्रॉम वंस ओन व्यू पॉइंट, यानी आप दुनिया को अपनी ही नजर से देख रहे हैं, अपने ही व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। इसको ईगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म होता है जीववाद, जब आप नॉन लिविंग चीज को लिविंग मानते हैं, यानी निर्जीव चीज को। जब आपको लगे पेन में भी जान है ना, पेन से चोट लगी है, बच्चे को जमीन से चोट लगी, हम कहते हैं चींटी मर गई, चींटी मर गई, उसको लगता है इसमें भी जान है। टेबल से चोट लगी है, वो लगे अरे टेबल को पीट दिया, मेरे बच्चे को मारेगी, तो वो क्या है? एनिमिज्म, यानी जीववाद। उसको लग रहा है नॉन लिविंग चीज में भी जान है, नॉन लिविंग को भी वो लिविंग समझता है। तो ये आत्मकेंद्रियता है, जब वो खुद को सेंटर में लगता है, उसको लगता है जो चीज मुझे पसंद है वही मेरे पिताजी को होगी, वही मेरी माताजी को होगी। अडेप्टेशन है, जब आप सिचुएशंस में अडेप्ट कर रहे हैं। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इसी के अंदर आता है। एनिमिज्म, इक्विलिब्रेशन है बैलेंस का स्टेट, जो आपके दिमाग में और जो दुनिया में है, दोनों क्या है? बैलेंस में है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी, कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट है, कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2 बार से, अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन सबसे मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, द लेवल इन विच मॉरल अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट एंड द पावर ऑफ अथॉरिटी फिगर्स इज कॉल्ड। यानी वह स्तर नैतिकता का, सही और गलत का वह स्तर, जहां बच्चा सही और गलत इस बात से निर्धारित करेगा कि बाहर से डांट पड़ेगी अथॉरिटी से या नहीं, पनिशमेंट मिलेगी कि रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये पहला ही स्तर है, प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं उसको, पूर्व पारंपरिक अवस्था। सिंपल बात है, इसमें 2 लेवल हैं, एक पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज, जिसको टिट फॉर टैट कहते हैं। हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, टोटल 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं, ठीक। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। फॉर्मल कन्वेंशनल कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां सही हो गया, आसान सा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स such as language in cognitive development has been proposed by dash in his dash। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधन, भाई संस्कृति से भाषा मिलती है, आप जिस संस्कृति से हैं उसी तरह की भाषा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो सांस्कृतिक साधन है भाषा, इसको महत्व दिया गया है किसने? अपनी किस थियरी में? आपको पता है सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, SCL, जैसे BPL कार्ड होता है ऐसे आपको याद किया कराया हुआ है SCL, समाज, संस्कृति और भाषा। ये 3 बात कहां हुई है? पियाजे की थियरी में नहीं, वाइगॉस्की की थियरी में, ठीक है ना। तो हैज बीन प्रपोज्ड बाय लेव वाइगॉस्की। वाइगॉस्की सब जगह पे, पियाजे वाला ऑप्शन हटा दीजिए, तो 2 ऑप्शन हट गए, सिर्फ 2 बचे भाई। ये दोनों हट गए ना, क्योंकि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है, कल्चरल टूल्स की बात हो रही है। पियाजे तो करते नहीं है इस तरह की बातें। तो वाइगॉस्की इन हिज व्हाट? सोशियो कल्चरल थियरी। अब इसलिए इनका नाम याद होना जरूरी है, जिसको ये नहीं पता कि वाइगॉस्की की थियरी को कहते क्या है तो गड़बड़ होगी। सोशियो कल्चरल अप्रोच कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, जबकि ये थियरी किसकी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, दिमाग के विकास की। पियाजे की थियरी को तो हम कहेंगे पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बट वाइगॉस्की की थियरी का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है, उनकी थियरी का नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है या अप्रोच है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां व्यवहारवादी, भाई बिहेवियरिस्टिक तो है ही नहीं। वाइगॉस्की क्या है? रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहां सही हो गया। चीजों को समझना है, रट्टे नहीं लगाने हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी पेपर में, क्योंकि नए तरीके से पूछेगा और आप घूम जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। लेव वाइगॉस्की प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रन, लेव वाइगॉस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे, पहला ऑप्शन है लर्न पैसिवली थ्रू दी प्रोसेसेस ऑफ रेपिटेशन एंड रिकॉल। देखो बच्चों को कभी भी पैसिव नहीं रख पाएंगे वाइगॉस्की, क्योंकि वो एक्टिव रखेंगे, चाहे पियाजे हो चाहे वाइगॉस्की हो, रचनावादी हैं दोनों, तो बच्चे को रचना करने पे फोकस कराएंगे, एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे, सक्रिय रखने पे। पैसिव नहीं रख सकते हैं बच्चे को। बच्चा जहां पैसिव है, निष्क्रिय, इसका मतलब वाइगॉस्की बात नहीं कर रहे।
उसके बारे में या प्याजे बात नहीं कर रहे। कोई भी नहीं कहेगा कि बच्चे को निष्क्रिय रखो, स्पेशली आज के समय में अगर कोई भी जवाब आपको पैसिव रखने को कह रहा है बच्चे को, वो आंसर गलत है। गो थ्रू 8 सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, के संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरण दिया, 8 स्टेजेस दी है इन्होंने। वाइगॉस्की ने कोई स्टेज नहीं दी, ये तो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट। एज की तो इन्होंने बात ही नहीं की। प्याजे ने दिए वो भी 4 स्टेजेस, 8 नहीं। 8 स्टेजेस किसने दिए? एरिक्सन ने, बट आपके लिए सीटेट में काम का नहीं है ना। वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की नहीं है, वो उनकी साइको सोशल स्टेजेस हैं विकास की। थर्ड है हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल दैट इंक्लूड्स थिंग्स दैट दे आर एबल टू डू विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। यानी वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वो चीजें शामिल होती हैं जो दूसरों के समर्थन में, यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन पे आप अटक रहे हैं, किसी से आपने हेल्प ले ली, लेट्स लर्न पे वो टॉपिक समझ लिया, तो ये आपके लिए स्कैफोल्डिंग हो गई, है ना। तो ये है जो वाइगॉस्की जिसकी बात करेंगे कि पोटेंशियल है व्यक्ति में, यदि सपोर्ट मिल जाए। सपोर्ट को क्या कहते हैं? टेम्परेरी सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आर बॉर्न विद फिक्स्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ये कह रहे हैं कि जन्म के समय ही निश्चित बौद्धिक क्षमता होती है कि वो बढ़ ही नहीं सकती, यानी जन्म के समय या तो बच्चा आइंस्टीन पैदा हो जाएगा या फिर बिल्कुल बुद्धू होगा। बुद्धू बोले तो बिल्कुल उसका मेंटल पावर्स जो है एकदम खत्म होंगी, 0 to 25 IQ के टाइप की बात होगी, वो नहीं है यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कह रहे हैं आप पोटेंशियल को बढ़ा सकते हो, अपना दिमाग आपका विकसित होता है एज के साथ, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है? इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा, लर्निंग बाय डूइंग याद कीजिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन याद कीजिए, बाल केंद्रित शिक्षा जहां बच्चा सेंटर में है। आपको 3 फंडे बताए हुए हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के, CCL, यानी ये मानती है कि बच्चा जन्म से ही क्यूरियस है, जिज्ञासु है, जन्म से क्रिएटिविटी की क्षमता रखता है, क्रिएटिव है यानी रचनात्मक है, कुछ नया करने की क्षमता के साथ पैदा होता है, और एबिलिटी टू लर्न, L फॉर एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। ये 3 बातें प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा मान के चलती है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है? जॉन डुई या जॉन डीवी, जिन्होंने शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में स्कूल्स खोले जिनको लैब स्कूल्स कहा गया, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स कहा गया। ये पेपर में आ चुका है सीटेट में। लैब स्कूल किसको कहा गया? तो प्रोग्रेसिव स्कूल्स को लैब स्कूल्स कहा गया। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ये नहीं है कि अब नहीं पूछा जा रहा तो पूछा नहीं जा सकता, सिलेबस में ही है ना। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका कैसी होगी? जो बच्चों को एक्टिव रखे। फॉलोज लर्निंग बाय डूइंग, मिल गया हमें अपना आंसर। बेस्ड ऑन दी चाइल्ड्स इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि के हिसाब से बच्चे को एक्टिव रखे। फिर भी बाकी 3 ऑप्शन पढ़ेंगे, इसमें सबने 91% लोगों ने जवाब सही दिया है। फॉलोज द पेडागोजी ऑफ रेपिटेड प्रैक्टिस एंड मेमोराइजेशन, देखो ये रट्टा लगवाना, मेमोराइज कराना, ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। एंश्योर्स दैट ऑल टीचिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जाम पे बेस्ड हो सारी टीचिंग। प्रमोट्स कॉम्पिटिशन, नहीं, कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, ना कि प्रतिस्पर्धा को। गला काट प्रतिस्पर्धा हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, ठीक है ना। बच्चों के केस में स्पेशली बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करना, बच्चों को सेंटर में रखना, बच्चों को एक्टिविटी कराना। बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर है। ये एक सिंपल फंडा है जो पेडागोजी में लगभग हर क्वेश्चन पे लागू हो जाएगा। क्वेश्चन, और मैं कई साल से ये बात करते हुए आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, खुद को समझने की क्षमता, एंड नो वंस थॉट्स, खुद के विचारों को समझने की क्षमता या जानने की क्षमता, खुद के इमोशंस कि मुझे खराब महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस होता है, कब अच्छा महसूस होता है, कब खराब महसूस होता है, किस चीज में मैं एंजॉय करता हूं, कौन से सब्जेक्ट को, ये सारी जो क्षमता है, ये जानने की क्षमता अपने बारे में, ठीक है ना रागिनी। फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को, अपने मोटिव्स को, ये किस में आएगी? खुद की बात चल रही है, सेल्फ। ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आएगी, सेल्फ की बात इंट्रापर्सनल में आएगी। ये तो सिंपल आंसर है इसका, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल, यहां अदर्स लिखा होता, दूसरों के विचार, यहां खुद की जगह दूसरों की बात होती तो इंटरपर्सनल हो जाता, है ना, अंतर्वैयक्तिक हो जाता। ये अंतःवैयक्तिक है यानी खुद को जानना, इसमें फिलोसोफर्स आ जाएंगे। इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब सेल्फ, खुद के इमोशन, खुद की फीलिंग्स, है ना, फिलोसोफर्स टाइप के लोग इसमें आएंगे। अगर हम बात करें म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, तो जो म्यूजिक की धुन बना सके। स्पेशल इंटेलिजेंस में आप विजुअल स्पेसेस को समझ पाते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह आ जाएंगे। म्यूजिकल में AR रहमान, सोनू निगम, लता जी। सोशल इंटेलिजेंस, ये हमारी जो हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है उसमें अलग से नहीं है, इंटरपर्सनल में ही सोशल इंटेलिजेंस शामिल हो जाएगा। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें 8 प्रकार की बुद्धि है एज पर NCERT। सोशल मीडिया, सॉरी, इस पे गूगल वगैरह पे मत फोकस कीजिएगा, NCERT 8 ही मानती है। आपको इंटरनेट वगैरह पे कई लोग ये भी बता देंगे 11 हैं, 12 हैं, ऐसे तो बहुत सारी हैं, 13 भी हैं, बट आपके काम की 11 हैं जो NCERT में गिवन है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको MI का सिद्धांत कहते हैं, गार्डनर ने दिया है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं गार्डनर।
बहुबुद्धि की बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बुद्धिमान हो सकते हैं। इन्होंने आईक्यू को नकारा कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चों को आप सेम तरीके से पढ़ाइए, जिसमें जो बुद्धि है उस चीज पे फोकस कीजिए। जैसे 8 प्रकार है, आपको पहचानना है कौन सी बुद्धि किससे जुड़ी हुई है। जैसे ये बॉडी स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट किसको कहेंगे? बॉडीली काइंस्थेटिक को, ठीक है ना। ये है पीपल स्मार्ट, पीपल स्मार्ट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को। वर्ड स्मार्ट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को, भाषक बुद्धि। लॉजिक स्मार्ट लॉजिको मैथमेटिको, गणितीय बुद्धि। सेल्फ स्मार्ट इंट्रापर्सनल, जो अभी क्वेश्चन में था। नेचर स्मार्ट नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। पिक्चर स्मार्ट विजुअलिस्टिक या विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आर्किटेक्ट या आपके इंटीरियर डेकोरेटर, गूगल वाली दीदी, ये सब आ जाएंगे, है ना। म्यूजिक स्मार्ट म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो ये आपको समझना है कौन किसमें स्मार्ट है। 8 प्रकार की इंटेलिजेंस यहां पे गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वाइगॉस्की से ही क्वेश्चन है और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, यानी वाइगॉस्की की अगर हम माने तो पहला ऑप्शन है लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यानी भाषा और संज्ञान, भाषा और दिमाग का विकास आपस में जुड़े हुए नहीं है, जबकि वाइगॉस्की ऐसा नहीं कहते। वो तो कह रहे हैं ये जो दिमाग का विकास है ये भाषा समाज यानी सोसाइटी, कल्चर यानी संस्कृति और लैंग्वेज की वजह से ही हो रहा है। तो वो तो इंटर रिलेटेड कहते हैं, वो नहीं कहते ऐसा कि इंडिपेंडेंट है। लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भाषा का दिमाग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात एकदम गलत है। ये तो लैंग्वेज को ह्यूमंस का ग्रेटेस्ट टूल कह रहे हैं, एक यंत्र कह रहे हैं जिसके माध्यम से हम अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। ये लैंग्वेज ही तो है जिसके माध्यम से मैं आपको अपनी बात समझा पा रही हूँ, आप अपनी बात कह पा रहे हैं कमेंट्स में, किताबें पढ़ के आप अपनी समझ विकसित कर पा रहे हैं, है ना। किसी की ज्ञान की बातें सुन करके, है ना, कोई भी आप अच्छी से अच्छी किताबें किसके माध्यम से पढ़ पा रहे हैं? भाषा के माध्यम से। किसी से चर्चा कर पा रहे हैं, आपका दिमाग बेहतर हो रहा है, कैसे? भाषा के माध्यम से। तो भाषा तो हमारी समझ को विकसित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एज पर वाइगॉस्की। लैंग्वेज फैसिलिटेट्स दी शेयर्ड एक्सपीरियंसेस नेसेसरी फॉर बिल्डिंग कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी आपके संज्ञान, आपकी समझ को बेहतर करने के लिए भाषा हमें अनुभव प्रदान करती है, हमें हेल्प करती है। ये बात एकदम सही है। 4th ऑप्शन क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके बाद आएगा। इन्होंने कहा है क्या? वो तो थॉट और लैंग्वेज की बात है, और इन्होंने कहा लर्निंग से कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये नहीं कहा कि पहले लर्निंग ही होगी और फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा जाकर के, या भाषा का ही लर्निंग में सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं आता, लर्निंग किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ये बात बन नहीं पा रही है, इसलिए 3rd ऑप्शन ही यहां सही है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए अच्छे ऑप्शंस दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये कहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, और क्या है भाई आपका? एज लर्निंग। ये 3 प्रकार जरूर पूछे जाते हैं, इनमें से 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है कैटेगराइजेशन एंड लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन सेम एबिलिटी। जब ये लेबलिंग आ गया, ये अपने आप में गलत है। बच्चों पे ठप्पा लगाना, ये फास्ट आता है, ये इंटेलिजेंट है, ये बुद्धू है, ये गलत तरीका है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स थिंकिंग, बच्चे सोचते कैसे हैं, इस प्रक्रिया को समझना। पॉजिटिव बात है, बच्चे के पक्ष में है, तभी तो हम आकलन कर रहे हैं सीखने के लिए, ताकि उसको कल सिखा सकें, फीडबैक के लिए आकलन, है ना। 3rd है फाइंडिंग आउट रेडीनेस लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आप टेस्ट ले रहे हैं बच्चे का, जांच रहे हैं उसको, इसलिए कि आपको पता लगे कि वो कितना तैयार है किसी चीज को सीखने के लिए। दोनों बातें पॉजिटिव है, लेबल करना नेगेटिव है। सिंपली 2nd और 3rd सही आंसर हो गया 2nd। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कह रहा है भाई? देखना एक बार, बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि जो लड़के हैं वो तो बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां तो सिर्फ आज्ञा का पालन करने के लिए बनी हैं। ये कैसी बात है? ये बेवकूफी की बात है, जिस बेवकूफी को हम क्या कहेंगे? स्टीरियोटाइप कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका जवाब तो आप लोग वैसे ही दे देंगे, तो आप अब उतने समझदार हो ही गए। स्टेटमेंट दैट बॉयज आर इंटेलिजेंट वाइल गर्ल्स आर कंप्लायंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यह है कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं। ये किसका उदाहरण है भाई? दोनों ही इंसान है ना, दोनों में दिमाग होगा, दोनों में तर्क करने की क्षमता होगी, दोनों में डिसीजन मेकिंग होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जितनी भी चीजें दोनों में होती हैं। बल्कि हम कहते हैं गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, यानी रिसर्च ये मानती है पूरी तरह से कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा जल्दी मैच्योर होती हैं। मैच्योर होती हैं वो हर तरह से होगा उसमें, चाहे उनके थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, मेमोरी हो, परसेप्शन हो, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो लड़कियों में भी है लड़कों में भी है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां सिर्फ आज्ञा पालन के लिए बनी है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है हमारे अंदर, नेचुरल नहीं है ये चीज। तो ये क्या हुआ? ये एग्जाम्पल है किसका? जेंडर स्टीरियोटाइप का, क्योंकि ऐसा मानते आए हैं कुछ लोग, है ना। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है कि प्री कंसीव्ड नोशन है, ठीक।
इक्वालिटी इसमें कुछ नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इक्विटी तो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक भी। इक्विटी जब हम नीड के हिसाब से समझ रहे हो चीजों को, अभी कल परसों ही पढ़ा था ना टॉपिक बैच में। असेसमेंट शुड बी, आकलन किस प्रकार का होना चाहिए ये पूछा है। ओनली क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक के इतने परसेंट नंबर आए ऐसा होना चाहिए आकलन, या फिर कॉम्प्रीहेंसिव व्यापक यानी उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हैं, स्कोलेस्टिक यानी शैक्षिक व सह शैक्षिक। सह शैक्षिक क्या है, बच्चे का दौड़ना भागना कूदना उसकी हॉबीज सब कुछ है और आपके सब्जेक्ट्स भी हैं, दोनों को मिला करके यानी कॉम्प्रीहेंसिव व्यापक मूल्यांकन। सीसीई यही कहता है ना, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव। स्टैंडर्डाइज्ड में तो सिर्फ आप एक ही तरीके से मापेंगे, समेटिव क्यों, फॉर्मेटिव भी होना चाहिए जिसमें फीडबैक मिले। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बहुत व्यापक होना चाहिए, सिंपल बात है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाई शुड चिल्ड्रन बी असेस्ड, बच्चों का आकलन करें क्यों, हम उनका टेस्ट लें क्यों, जांचें क्यों, मूल्यांकन क्यों करना है बच्चों का भाई, ताकि पता लग सके कहां कमियां हैं, कैसे इंप्रूव करेंगे, आगे कैसे बेहतर सीख सकते हैं, फीडबैक के लिए, है ना। तो पहला ऑप्शन है टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करना एकदम नेगेटिव बात है, लेबल करना, कॉम्पीट कराना बच्चों को एकदम खराब बातें हैं ये, ठीक। कंपेयर कराने से थोड़ा ना इंप्रूवमेंट हो जाएगी। टू एन करके शर्मा जी के बेटे से अच्छा कर लो, वर्मा जी की बेटी से अच्छा कर लो, कंपटीशन को बढ़ावा देना, जी नहीं, ये नेगेटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स वाले सेशन में हम ये करेंगे। टू आइडेंटिफाई एंड लेबल स्लो लर्नर्स, जो बच्चे धीमे सीखते हैं उन पर ठप्पा लगा दोगे तुम तो धीमे सीखते हो, नहीं, इनमें सब में नेगेटिव है, बस फोर्थ ऑप्शन ही एक पॉजिटिव बचता है। टू इंप्रूव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सुधार की कहां आवश्यकता है, कहां टीचर अपने मेथड्स को परिवर्तन लाए, अपने मेथड्स में चेंज लाए, अपने अप्रोच में चेंज लाए, कौन से एग्जांपल्स चेंज करे, किस बच्चे को कैसे समझ में आता है, बच्चा अपने अंदर क्या चेंज करे, ये सारी चीजें पता लगती हैं जब हम आकलन करते हैं। जब आप ये 30 नंबर का टेस्ट लगाएंगे और आप देखेंगे कि किन टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है, तो क्या होगा, आपको पता लगेगा कि कहां चेंजेस की जरूरत है। तो फीडबैक के लिए होता है आकलन, ना कि ठप्पा लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेसेस ऑन, 5 नंबर का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा किस पर बल देता है ये पूछा है हमसे। पहला है एनहेंसिंग द पोटेंशियल ऑफ ईच स्टूडेंट, हर बच्चे के अंदर जो छिपा हुआ पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल के लाने में इंक्लूसिव का मतलब ही है एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे के लिए शिक्षा, बात तो ठीक है। व्यूइंग गैप्स इन लर्निंग एज डेफिशिएंसीज, यानी जो गैप रह गए हैं सीखने में उनको कमियों की तरह देखना, कमियों की तरह नहीं देखना, उन पे काम किया जा सकता है इस रूप में देखना। तो बच्चे में कमी थोड़ी ढूंढते हैं हम। सी ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, असेसिंग कॉग्निटिव स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी हम ये कहें जो नंबर ज्यादा लेकर के आ रहा है एकेडमिकली वो उसका दिमाग सही चलता है, अदरवाइज बाकी लोग खराब हैं, तो ये एकदम खराब अप्रोच हो जाएगी। हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट ना हो उस सब्जेक्ट में, हो सकता है उसको समझ ही नहीं आ रहा हो पेपर में कैसे लिखना है, टॉपिक उसको आता हो, तो ये कहना एकदम गलत तरीका है। फोर्थ ऑप्शन है सेटिंग सेम पैरामीटर्स ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ ईच चाइल्ड, हर बच्चे से सेम एक्सपेक्टेशन रखना बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं तो उनकी क्षमताएं भी अलग अलग होंगी, उनके इंटरेस्ट यानी उनकी रुचि भी अलग अलग होगी, उनका एप्टीट्यूड, उनमें जो क्षमता है वो भी अलग अलग होगी। तो पहला ही ऑप्शन है हर बच्चे के अंदर जो भी पोटेंशियल छिपा हुआ है वो जितना बेहतर कर सकता है उसको बेहतर करने का माहौल देना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बड़ा सवाल है असर्शन रीजनिंग का, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कथन पढ़िए, कारण पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। इतने में थोड़ा 2 बूंद जिंदगी की पानी पी लेती हूँ और जल ग्रहण कर लीजिए, थक गए होंगे जल ग्रहण कर लीजिए, ये भी तो मीम चल रहा है आजकल, देखा तुमने? नहीं, कोई बात नहीं, अरे वो विवाह मूवी का है नहीं वो, हाँ, मतलब आजकल मीम कल्चर ने पता नहीं क्या, अब तो एक एक शब्द मन से निकलता है। और मैं कुछ टाइम से, मतलब पिछले शायद 4-5-6 महीने से इंस्टाग्राम पे रील्स थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, तो ऊपर से तो दिमाग में रह जाती हैं चीजें, फिर तो हर एक लाइन पे एक मीम याद आता है ना। मैं सोचती हूँ जिनको बहुत सारे काम करने हैं, अभी पढ़ाई लिखाई करनी है, उनके लिए कितना डिस्ट्रैक्टिंग है बहुत सारी चीजें, मतलब अगर इतना डेटा हमारे दिमाग में भर जाएगा, खैर जिसको करना है वो कर ही लेगा। देखो अच्छा रागिनी, 88% लोग फर्स्ट जवाब दे रहे हैं, फर्स्ट आंसर। देखते हैं कथन क्या है, असर्शन क्या है। व्हेन टीचर्स बिलीव दैट चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स, यानी वो बच्चे जो हाशिए पे हैं, जो अलाभान्वित या वंचित समूह वर्ग से आते हैं, किसी भी जाति के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे वो अलग थलग रह गए हैं, पीछे रह गए हैं,
हैव द कैपेसिटीज ऑफ लर्निंग, उनमें भी सीखने की क्षमता है, एंड मेक देम फील बिलोंग्ड इन द क्लासरूम, दे आर लाइकली टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। यदि टीचर ही मानेंगे कि कोई भी बच्चा जो वंचित समूह वर्ग से आ रहा है वो भी सीख सकता है, ये मानना यदि टीचर का होगा तो बच्चे भी पॉजिटिवली सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों से, या टीचर्स का जो बिलीफ है अबाउट चिल्ड्रन एंड देयर एबिलिटीज, बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। यदि टीचर कहे कि नहीं तुम कर सकते हो यार, तुम करो तो सही मेहनत, तो बच्चा भी अपने बारे में ये महसूस करता है, वो भी कोशिश करेगा। तो टीचर्स का जो बिलीफ है वो एक्सपेक्टेशन हेल्पफुल होती है सीखने में। तो ये दोनों ही बातें एकदम सही हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये क्या कहता है, फटाफट से देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स खेलने की बात हो रही है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हेलो सुष्मिता, जवाब दे लो क्वेश्चन का। हाय हेलो में जीवन निकल जाएगा, नहीं तो बिल्कुल होगा। जब पढ़ोगे शाम तो अपने आप एग्जाम क्लियर होगा भाई, सही तरीके से पढ़ोगे जब। प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन डैश फैसिलिटेट्स डैश, मल्टीपल वेज में प्रेजेंट करना कंटेंट को फैसिलिटेट करेगा लर्निंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन। सारे बच्चे सीख पाएंगे क्योंकि आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, किसी को पिक्चर दिखा के, किसी को एक्टिविटी करा के, पिक्चर मतलब इमेज, किसी को एग्जांपल्स देके, तो अलग अलग तरीकों से जब आप सिखाते हैं तो सारे बच्चे सीख सकते हैं। ये बात एकदम सही है। मल्टीपल वेज में जब आप सिखाते हैं तो सिर्फ स्पेशल बच्चे सीखेंगे, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं, कोई विजुअली इंपेयर्ड हो सकता है, कोई ऑडिटरी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है सुनने में, सिर्फ वो बच्चे सीखेंगे नहीं, सारे बच्चे सीख सकते हैं। तो सिर्फ स्पेशल क्यों? लर्निंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन यूनिफॉर्म मैनर में नहीं, यूनिफॉर्म होता है जो पहनने वाली यूनिफॉर्म है सेम सबके लिए स्कूल में, तरीके पढ़ाने की यूनिफॉर्म नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। मल्टीपल वेज से पढ़ाइए, एक समान तरीके से एक ही मेथड से पढ़ाओगे तो सबको एक डंडे से हाँकने पे हर बच्चे को समझ नहीं आ पाएगा, तो ये गलत है। यूनिफॉर्म मैनर में पढ़ाओ अगेन, ये गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है एकमात्र जो सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये क्या कहता है भाई, पढ़ो फटाफट से, नोट लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ना। करवाएंगे इंग्लिश भी कविता, थोड़ा लेवल को वास्ट कीजिए, बहुत जल्दी है आपको, हैं हर तरह के सवाल होंगे। पिछले सेशन में मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे जो जरूरी है, बस आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं किस तरह के क्वेश्चन डाल रही हूँ। किसी सेट में किसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ मिक्स एंड मैच होगा। आप ये सेशंस अगर प्रैक्टिस वाले 30 आउट ऑफ 30 लगा देते हैं, आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, पेपर अपने आप सॉल्व होगा आपसे, अगर आप समझ पा रहे हैं, ये सेशंस दिमाग में जा रहे हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनेबल एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। वो बच्चा, लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द किसने दिया था? सैमुअल किर्क ने। सीखने की अक्षमता वाले बच्चे, जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, चाहे वो डिसलेक्सिया हो सकती है, चाहे वो डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी विकार, वो डिस्ग्राफिया हो सकती है, लेखन संबंधी विकार, राइटिंग डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, डिस्फेजिया हो सकती है, लैंग्वेज को समझने में दिक्कत। तो ऐसे बच्चों को शामिल करने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? नॉट। अलाउंस फॉर फ्रीक्वेंट ब्रेक्स बिटवीन टास्क, एडीएचडी वाले बच्चे को ये चीज हेल्प करेगी, जो कि हम कह सकते हैं कि यदि एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी बच्चा ज्यादा देर तक ध्यान एक जगह टिका के नहीं रख पाता, तो उसको ब्रेक्स में पढ़ाओ, पार्ट्स में तोड़ के पढ़ाओ। लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट हो गया, ठीक है। एक्सटेंडिंग अलॉटेड टाइम फॉर टेस्ट, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दो, सही बात है। या सुनने में दिक्कत है, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, होता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी होता है ऐसा। प्रोवाइडिंग अ स्पेस विद मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस, ऐसा एनवायरमेंट, मान लीजिए ऑटिस्टिक बच्चा है तो वो बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो, या बार बार उसको दिक्कत होगी आसपास की सराउंडिंग में अगर चेंज होगा, तो ये भी ठीक है। तीनों चीजें किसी ना किसी लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए ठीक है। लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज का मतलब ये फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल, तो सबको सेम डंडे से हाँकना बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, आकलन में लचीलापन लाना है अपने पढ़ाने के तरीके में भी और बच्चों को टेस्ट करने के तरीके में भी। जो बच्चा देख नहीं सकता, आप उसको ये नहीं कहेंगे तुम भी प्रॉपर ऐसे ही लिख दो, आप वहां पे ब्रेल लिपि की बात करेंगे, या ओरल टेस्ट ले लेंगे, उसका मौखिक परीक्षा ले लेंगे, क्योंकि देखने में दिक्कत है तो लिखने में दिक्कत होगी। तो सबको सेम तरीके से आंकना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। FFOE, बहुत साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें ये बताई थी कि ये 4 चीजें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बहुत सही हो जाएगा। FFOE, फ्लेक्सिबिलिटी, F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, फ्लुएंसी ज्यादा थॉट्स आना एक बार में, ओरिजिनलिटी एंड ऑफ आइडियाज आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, धारणाओं में लचीलापन, यानी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं तो मल्टीपल आ रहे हैं, एक तरीका काम नहीं कर रहा, आप दूसरा नहीं तीसरा, ये लचीलापन है। धारा प्रवाहिता क्या है? मल्टीपल आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही आइडिया आया है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 75 तरीके हैं। ओरिजिनलिटी, कुछ नए आ रहे हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर दे रहे कि लेट्स लर्न पे सीटेट ऐसे पढ़ाया जाता था, चलो सेम तरीका कॉपी पेस्ट मार देते हैं, है ना। तो ओरिजिनलिटी, कुछ अपना नयापन है।
ऑफ आइडियाज आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसकी पहचान है क्रिएटिविटी के, ये क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स हैं, लक्षण हैं, है ना, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, ये सब, एंड इलेबोरेशन जो इसमें दिया हुआ नहीं है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी का कोई वो नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये क्या कहता है, टीचर्स शुड फोकस ऑन यूज ऑफ डैश करिकुलम एंड डैश असेसमेंट, शिक्षकों को डैश पाठ्यचर्या और डैश मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। भाई कैसी पाठ्यचर्या का, फ्लेक्सिबिलिटी, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड यानी संदर्भ से ही जुड़ी हुई ना हो, ये सबसे नेगेटिव है, युगात्मक नहीं, रचनात्मक चाहिए, लचीला और रचनात्मक यानी मल्टीपल वेज और फॉर्मेटिव, जिससे फीडबैक मिले, एक्टिविटी से ही आप आकलन कर पा रहे हैं। तो टीचर्स को फ्लेक्सिबल करिकुलम, स्टैंडर्डाइज नहीं फ्लेक्सिबल, और फॉर्मेटिव जिसमें एक्टिविटी के माध्यम से आप जांच लें, एक्टिविटी करा करके, फ्रेगमेंटेड होता है टूटे फूटे टुकड़ों में, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड भी, और यूनिफॉर्म कोई तरीका नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जो पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, यानी 22वें सवाल की तरफ। 22वां सवाल क्या कहता है, अ टीचर शुड एनेबल स्टूडेंट्स टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स, बच्चे अच्छे समस्या समाधान करता बन जाए, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। पहला है जनरेटिंग फियर, यानी भय उत्पन्न कर दो बच्चों में, तो डर से कोई अच्छा समस्या समाधान करता नहीं बनेगा, इवन जो आइडियाज उसके दिमाग में आ रहे होंगे वो भी हट जाएंगे, है ना। इंड्यूसिंग स्ट्रेस एंड टेंशन, होता है स्ट्रेस भर दो बच्चे के दिमाग में, तो जो वो कर सकता है पेपर में, हो सकता है वो उतना भी ना करे, या जो समस्या का समाधान उसके दिमाग में आ रहा है वो आए भी ना। होता है ना, कई बार हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, फिर हम सोचते हैं यार ये चीज तो ऐसे ही सॉल्व हो सकती थी, तब क्यों नहीं आया दिमाग में, क्यों नहीं आया, क्योंकि स्ट्रेस था आपका दिमाग, और आपका दिमाग और आपके इमोशंस एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कॉग्निशन और इमोशन वाला टॉपिक है। एनकरेजिंग यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन, पैसिव तो जहां लिखा हुआ है गड़बड़ है, मेमोराइजेशन यानी रट्टा लगवा दो बस, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा बनने के लिए बच्चे को एनकरेज करना है यूज ऑफ एनालॉजिकल थिंकिंग, समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करना। एनालॉजिकल थिंकिंग क्या है, किसी चीज से मिलते जुलते उदाहरण सोच पाए बच्चा, अच्छा किसी इससे पहले कोई प्रॉब्लम उसने सॉल्व किया, उसको किस तरीके से किया था, उस तरह का कुछ सोच पाए, है ना, तो मल्टीपल वेज सोच पाए। एनालॉजिकल थिंकिंग में क्या हो सकता है, मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं कैमरे की, तो हम कह सकते हैं भाई जो हमारी जो कैमरा है वो हमारी आंख के जैसा है, जैसे आंख सब कुछ रिकॉर्ड करती है देखती है, वैसे कैमरा भी करता है, तो एनालॉजी है, एक तरह की समानता है यहाँ पे। तो उस तरह से अगर बच्चा सोच पाएगा तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखना एक बार। द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड मेकिंग मीनिंग इन मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स इज फैसिलिटेटेड थ्रू, यानी मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम करने के लिए, जब आपको मीनिंग मेकिंग करनी हो और आपको बच्चे को क्या करना है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराना है, तो बच्चे को रखना पड़ेगा एक्टिव। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन, बच्चों को सक्रिय अन्वेषण, कोई एक्टिविटी कराइए, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन में बच्चा अपने आसपास के बच्चों से, टीचर्स से इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा तो सीखेगा, बच्चा एक्टिव है। एक्सपेरिमेंट करते हुए भी, प्रयोग करते हुए भी बच्चा एक्टिव है, सक्रिय है। लेकिन कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रट्टा लगवा दिया, एक तरह से कंडीशनिंग कर दी आपने, तो ये कोई भी एक्टिव तरीका नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही यहाँ सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। थर्ड ऑप्शन में कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, फोर्थ कह रहे हो, कौन से नशे हैं भाई ये। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बिल्कुल गलत है, कंडीशनिंग शब्द भी जहां दिख जाए वो बच्चे की भलाई के काम का नहीं है, एटलीस्ट सीटेट में तो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक। इसके फायदे क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ेंगे सीटेट के बाद। देखना क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहेगा, कंडीशनिंग क्या है, छोड़ो कंडीशनिंग क्या है आपको नहीं जानने की जरूरत है, सीटेट में बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल नॉट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने में कौन सी चीज हेल्प नहीं करेगी, यानी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग में कौन सी चीज खराब है। तो पहला ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी आंसर्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड एज इट इज, बिल्कुल सही बात है, एज इट इज कॉपी कर लो ब्लैक बोर्ड से, एज इट इज लिख दो जो रट्टा लगवाया है, इससे कोई भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं होती बच्चे की, रट्टाफिकेशन रोट लर्निंग बेहतर होती है, मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण अधिगम बेहतर नहीं होता। आस्किंग स्टूडेंट्स के कोई जो चीज आपको एक्सप्लेन की गई है या बताई गई है आपको, आप अपने किसी दोस्त को समझाओ, तो इसमें तो कॉन्सेप्ट अच्छा होता है जब आप किसी को समझाते हो, पढ़ाते हो, बताते हो। थर्ड ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी चीज के बारे में बात करें, नॉन एग्जाम्पल्स होते हैं जो इनडायरेक्टली बात करें। जब हम चिड़िया की बात कर रहे हैं, यानी जब हम बर्ड का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो हम बर्ड के एग्जाम्पल दें कि भाई ये कबूतर है, ये कोई और बर्ड है ना। लेकिन नॉन एग्जाम्पल क्या होगा कि जब हम एरोप्लेन दिखा रहे हैं या हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं तो समझा रहे हैं कि ये बर्ड नहीं होता,
तो उससे रिलेटेड और अनरिलेटेड एग्जांपल्स के द्वारा क्लियर करना सही है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेक लिंकेजेस विद प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ये सबसे बेहतर है कि ओल्ड नॉलेज से पहले जो कॉन्सेप्ट सीखा है उससे जोड़ दो नए कॉन्सेप्ट को। गलत क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, फटाफट से देख लेते हैं। ये कहता है हाउ शुड मिडिल स्कूल टीचर्स डील विद ऑल्टरनेटिव मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। यानी मध्य विद्यालय का कोई खास यूज नहीं, बस आप डायरेक्ट यहां से भी शुरू कर सकते हो। शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों को, इन वैकल्पिक भ्रांतियों को, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स को नाइव कॉन्सेप्शंस भी कह देते हैं हम इंग्लिश में, ऑल्टरनेटिव भी कह रहे हैं, मिसकॉन्सेप्शंस भी कह दिया जाता था, बट मिसकॉन्सेप्शन कहना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यानी बच्चा अपने अनुभव के आधार पे कई बार ऐसी चीजें क्रिएट कर लेता है दिमाग में जो साइंटिफिक नहीं होती। जैसे जब उसने जब टीचर ने उसने तालाब में देखा था हरे रंग का पानी, क्योंकि उस पे जो काई होती है एक लेयर जम गई थी, तो उसने सोचा हाँ हरे रंग का होता है पानी। टीचर ने पढ़ाया वाटर इज कलरलेस, कि पानी का कोई रंग नहीं होता। अब बच्चा कह रहा है पानी का रंग तो मैंने देखा है मैम, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो होली पे देखा है पिंक कलर का पानी। तो ये एक भ्रांति बन गई है उसके दिमाग में, जबकि ये साइंटिफिकली सही नहीं है, लॉजिकली सही नहीं है। तो इस चीज को कैसे डील करें आप क्लासरूम में? ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन सकती है कि उसको ट्रेन में जाते हुए लगे कि पेड़ भी साथ में चल रहे हैं, जबकि सच में नहीं चल रहे हैं। मून के साथ साथ वो वॉक कर रहा है तो उसको दिख रहा है मून तो यार यहां भी था, मेरी नानी के यहां भी है और मेरी बुआ के यहां भी है, तो मून तो मेरे साथ साथ चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, कुछ ऐसी भ्रांतियां बन जाती हैं जिनको हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह देते हैं कि ये ऑल्टरनेट या वैकल्पिक तरीका है बच्चे के सोचने का। इसको गलत नहीं कहते हम, बट जबकि भ्रांति कहते हैं कि बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर ये चीज सोच ली है। इग्नोर कर देंगे इनको? नहीं, अगर इग्नोर कर दिया तो बच्चे का गलत कॉन्सेप्ट गलत बना रह जाएगा जीवन भर। पनिश करेंगे, क्यों करेंगे? पनिश करना तो बिल्कुल गलत बात है। रिवॉर्ड देंगे, बस जो भ्रांति है उस पर रिवॉर्ड थोड़ी दोगे, उसे तो करेक्ट करोगे। तो एड्रेस करेंगे, इस पर डिस्कशन होगा, इस पर चर्चा होगी, इसे संबोधित किया जाएगा, क्लास में चर्चा होगी कि आपने कैसे पानी का रंग हरा देखा था और कैसे क्या होता है, इस पर चर्चा होगी, तब जाके वो चीज करेक्ट होगी, क्योंकि ये है तो आफ्टर ऑल भ्रांति ही ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कशंस चिल्ड्रंस इंट्यूटिव गेसेस शुड बी। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं मस्तिष्क उद्वेलनशीलता। यानी बच्चे ग्रुप में बैठे हैं और किसी प्रॉब्लम पे मल्टीपल जो उनके दिमाग में आ रहा है सॉल्यूशन, वो टीचर बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, बाद में निर्धारित करेंगे किसी समस्या का समाधान क्या होगा। कि मान लीजिए दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है तो बताओ क्या करें। तो कोई बच्चा कहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए मैम, कोई कहेगा गाड़ियों को बंद करा दो, कोई कहेगा पैदल जाना चाहिए सबको, कोई कहेगा ये कर लो वो कर लो, फैक्ट्रीज बंद करा दो। तो ये सारे आइडियाज आप लिखते जा रहे हैं, बाद में किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब आप ग्रुप में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्विंग के आइडियाज पे काम करता है। ये एलेक्स एफ ऑसबर्न ने दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिएटिविटी में हेल्प करता है। तो बच्चे के इंट्यूटिव गैसेस क्या है जो उसके अंदर से आ रहा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो आने दो, एक्सप्रेस करने दो। डिस्करेज करेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे नहीं, पनिश करेंगे नहीं, फैसिलिटेट करेंगे, सुसाधित करेंगे जो उसके सहज अनुभवों से, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी सॉल्यूशन वो बता रहा है, बाद में फिर उसको देखेंगे कि उसका करना क्या है, एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है। द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है वो किससे बेहतर होगी या सुगम बनाया जा सकता है, फैसिलिटेट किया जा सकता है, किस चीज के माध्यम से? फटाफट से देखना। रिस्पॉन्स सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस या मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस। अभी इसी की बात कर रहे थे ना, इंट्यूशन से जो आए, जो आपको लग रहा है अंदर से बच्चे को, वो अपनी बात रखे क्लास में, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल तरीके सोचेगा, उसमें से मान लो 10 में से 9 तरीके खराब है, एक तो काम का निकलेगा कुछ। तो उसके अंदर से मन में जो भी आ रहा है, पूछ लिया कि अच्छा ये शोर कम करने के लिए क्या करें, या दिवाली पे ये हो रहा है, या वो कुछ नॉइज पॉल्यूशन के बारे में अगर बात कर रहे हैं, कैसे कम कर सकते हैं, तो उसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। बच्चे के मन में जो आ रहा है उसको निकलने दो, फिर उस पर चर्चा करो। तो ये सहज तरीका हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल है। लेकिन रिस्पॉन्स सेट क्या होता है? रिस्पॉन्स सेट है, आपने कभी कोई समस्या हल की थी किसी तरीके से, उसी तरीके पर अटके हुए हैं आप, एक ही तरीका है आपके दिमाग में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फंक्शनल फिक्सनेस क्या है? तो ये नेगेटिव है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में डेट्रीमेंटल है, यानी रुकावट बनता है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि रुकावट क्या बनेगा, तो ये रुकावट बनेगा, डेट्रीमेंटल है, रुकावट बनेगा रिस्पॉन्स सेट, क्योंकि एक ही तरीका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम का नहीं होता। कन्वर्जेंट थिंकिंग अपने आप में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हार्मफुल है। डाइवर्जेंट होनी चाहिए, मल्टीपल वेज होने चाहिए। कन्वर्जेंट में तो आप 4 ऑप्शन है, एक आंसर चूज कर लेंगे। फंक्शनल फिक्सनेस क्या होती है? फंक्शनल फिक्सनेस है कि आप किसी चीज को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में ही नहीं आता।
कि ये पेन सिर्फ पेन की तरह ही यूज होगा। इसको कई लोग क्लिप की तरह यूज कर सकते हैं बालों में, कई लोग इसको अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं, जैसे निशा बताएंगे किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कई लोग इसको पेपर वेट की तरह यूज कर सकते हैं कि कई सारे पेपर्स रखे ऊपर से पेन रख दिया। तो पेन का सिर्फ यही तरीका है कि सिर्फ उसको लिखा ही जा सकता है, या कोई भी एक चीज जिसको ट्रेडिशनली जैसे यूज कर रहे हैं वही वैसे ही यूज की जा सकती है। नहीं, हम कहते हैं इंडिया में तो हम कहते हैं जुगाड़ का देश है, मतलब हम इतने क्रिएटिव लोग हैं, इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे अंदर है, हम एक चीज के डिफरेंट डिफरेंट तरीके निकाल लेते हैं, है ना। घर में पुराने कपड़ों को नहीं फेंकता कोई, कभी उनसे पोंछा लग रहा है, कभी फिर बाद में बाइक साफ हो रही है, तो वो फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है, वो क्रिएटिविटी है। फंक्शनल फिक्सनेस में क्या है कि भैया अगर कपड़े हैं तो बस वो पहन लिए और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय कर दो उनको, यहां वो जीवन भर यूज हो रहे हैं जब तक जीवित हैं, मतलब कपड़े तो कैसे जीवित होंगे, समझ रहे हैं ना। फंक्शनल फिक्सनेस है कि किसी चीज का जो तरीका दे दिया है बस वैसे ही यूज कर सकते हैं उसको, जबकि बच्चा ऐसे नहीं करता। बच्चे के लिए माउस सिर्फ क्लिक करने की चीजें नहीं, वो तो फोन की तरह भी इसको यूज कर लेगा। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है बस आप एक ही तरीका सोच पा रहे हैं, जबकि इंट्यूटिव गैस में जो मन में आ रहा है उसकी वो बता पाएगा, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है, कॉम्पिटिशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम। देखो ये मिडिल स्कूल क्लासरूम हो और प्राइमरी क्लासरूम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपटीशन जहां लिखा है, यानी प्रतिस्पर्धा को बिल्कुल बढ़ावा आपको नहीं देना, प्रतिस्पर्धा की जगह आपको सहयोग या कोऑपरेशन की बात करनी है। बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं वो उसमें बेहतर करे, कोई स्पोर्ट्स में बेहतर कर सकता है वो वहां करे, ये नहीं है कि दूसरों से कॉम्पीट करने में ही आप लगाए रहें, बच्चे को कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का हिस्सा बना दें। तो एज अ टीचर आपको डिस्करेज करना है कॉम्पिटिशन को, कहां पे है, शुड बी डिस्करेज्ड, एनकरेज्ड नहीं, इग्नोर्ड नहीं, इग्नोर करेंगे कैसे चलेगा, एनकरेज नहीं कि विनर और लूजर्स होते हैं ऑल, नहीं, शुड बी डिस्करेज्ड सिंस इट इंक्रीजेस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ, कि बच्चा जो नेचुरली उसमें क्षमता थी वो दब जाएगी उसकी, क्योंकि आप सिर्फ शर्मा जी के बेटे से ज्यादा नंबर लाने पे फोकस्ड हैं। हो सकता है वो कुछ और, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता था, आपने उसकी क्षमता को डेवलप ही नहीं होने दिया। और जो मूवी है ना 3 इडियट्स, तो उसमें वो वायरस है, वो कंपटीशन को भरपूर बढ़ावा देते हैं, वो ऐसे टीचर हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे, है ना। अब उसके फायदे नुकसान अपने हैं, लेकिन नुकसान ज्यादा है, बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो उसका खुद का मन होता है वो कई बार दब जाता है। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये एक सच्चाई भी है कि भैया यार उस पर नहीं जाएंगे, आते हैं इधर 29th क्वेश्चन, व्हेन चिल्ड्रन, लेकिन कुछ भी हो अगर आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, बच्चा अपने इंटरेस्ट पे फोकस करेगा, उस पर मेहनत करेगा, तो वो अपने आप बहुत अच्छा कर रहा होगा। जरूरी नहीं है कि वो 4 लोगों को देख करके कि अच्छा इससे बेहतर बनना है, इससे बेहतर बनना है, इससे बेहतर बनना है। इस अप्रोच से ज्यादा बेहतर है कि वो खुद से बेहतर बने हर दिन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, व्हेन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश देयर लर्निंग इज लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड पॉजिटिवली, यानी लर्निंग पॉजिटिव होगी, बेहतर होगी किस तरह का इमोशन फील करने पे, शर्म महसूस करेगा यदि, तो लर्निंग कहां से बेहतर होगी, शर्म में तो वो बेचारा जो बात आती होगी वो भी नहीं कहेगा। फियर, नेगेटिव इमोशन तो हो नहीं सकता जिससे लर्निंग पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव इमोशन से ही तो लर्निंग पॉजिटिव होगी। फियर, भय से पॉजिटिव लर्निंग होगी नहीं, रट्टाफिकेशन हो सकता है। जॉय, ये बात एकदम सही है, पॉजिटिव इमोशन है, यदि बच्चा जॉय को एक्सपीरियंस करेगा, उसको मजा आता है कि यार ये टीचर से पढ़ के एकदम मजा आ जाता है ना, कितना मजा आता है सीखने में, भूल ही जाते हैं कि पेपर भी देना है। तो ये क्या है, अगर जॉय महसूस करेगा, वो खुशी का अनुभव करेगा, चाहे वो बैडमिंटन खेलते हुए हो, चाहे वो कोई कहानी पढ़ते हुए हो, है ना, जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट हो, अगर लर्निंग को जॉयफुल हम बना पाएंगे तो पॉजिटिवली इंपैक्ट होगी लर्निंग। ह्यूमिलिएशन, उसको अपमान कर रहे हैं हम, तो वहां नहीं चलेगी बात। तो एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है जो लर्निंग को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। आज के लिए आखिरी सवाल ये है आपका, असर्शन और रीजनिंग स्टेटमेंट पढ़िए, उसका जवाब दीजिए, हम थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं। निशा चाहिए? बता रही हूं, हाँ, तो निशा ने बताया है कि पेन को पेन फाइटर के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, हम भी करते थे, याद होगा आपको। यहाँ 4-5 पेन पड़े हुए हैं, ऐसे डेस्क पे डाल के, और टच ना हो जाए और उठाना होता था पेन, याद आया कुछ? तो पेन को सिर्फ पेन की तरह यूज करेंगे तो फंक्शनल फिक्सनेस हो जाएगी। हम इसको मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हैं, जिसमें से पेन फाइटर एक उदाहरण है जो निशा ने दिया है। तब निशा नहीं बोली, मैं इनको यही कह रही थी, कहा क्यों नहीं कि मैं बोलूंगी, मैं बताऊंगी। देखो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन है, 85% लोग सही जवाब दे रहे हैं आई थिंक, देखते हैं अभी। मैम प्लीज टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराओ, कल से कराएंगे,
कल डेवलपमेंट वाला टॉपिक उठाएंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने वैसे प्रीवियसली सारे टॉपिक एक तरफ से कराए हुए हैं, और उस समय कोई ऐसा मतलब ये बहुत पहले के कराए हुए हैं, आज से शायद 2 साल पहले सारे टॉपिक मैंने आपको डेवलपमेंट से लेके पूरा सिलेबस वाइज सारे टॉपिक के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा दूंगी, पिछली बार भी कराए थे, हर साल ही कराती हूँ। डेवलपमेंट 5 नंबर की वेटेज है, तो हम कल डेवलपमेंट से ही शुरू करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स भी हेल्प करते हैं अगर डेवलपमेंट आपने पढ़ लिया हो ठीक से। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है? प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन एट्रीब्यूटिंग देयर सक्सेस एंड फेलियर टू इंटरनल फैक्टर्स हेल्प देम टू वर्क ऑन देमसेल्व्स कंस्ट्रक्टिवली। छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिले। देखिए यहां आपको एक चीज समझनी है, अब हर बार पूछा जाने लग गया क्वेश्चन, कि आपकी जो सक्सेस एंड फेलियर है, यानी जीत और हार है, जिसको हम कह रहे हैं सक्सेस एंड फेलियर की, जब हम बात कर रहे हैं, जीत और हार की बात कर रहे हैं, तो इसको देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। एक तो है इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल एट्रीब्यूशन, और दूसरा है एक्सटर्नल यानी आंतरिक कारक व बाह्य कारक, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस, एक्सटर्नल यानी बाह्य। ठीक, बेटर क्या है? बेटर है इंटरनल, क्या आप अपनी कमियों को देखें, यदि आप फेल हुए तो क्यों हुए, आपने कहां कमी की, क्या बेहतर किया जा सकता है। तो बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस है ना, तो यहां पे सेल्फ, बच्चे का ध्यान खुद पे है। और एक्सटर्नल में क्या हो सकता है? पेन अच्छा नहीं था, चेयर अच्छी नहीं मिली थी, माँ बाप अच्छे नहीं मिले थे, बदलवा दो इनको, है ना, ये नहीं था, परिस्थिति अच्छी नहीं थी, फलाना। अगर यही सब बातें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करते तो वो नहीं बनते जो वो बन पाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनते, या बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारे पास हम एक्सटर्नल शिकायतें कर करके थोड़ी ना बदल जाएगा वो। तो एक्सटर्नल में क्या, टीचर खराब था, पेरेंट्स खराब थे, पेन खराब था, हो सकता है हो, लेकिन पूरा ध्यान हमारा एक्सटर्नल पे चला जाएगा तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। बेटर क्या है कि हम सक्सेस और फेलियर, कि मैंने मेहनत की, सक्सेस मिली, फेलियर मैंने ठीक से मेहनत नहीं की, फेलियर मिला, है ना। टीचर से तो बहुत सारे लोग, हजारों लोग पढ़ते हैं, कुछ ही लोग निकल के आ पाते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स खराब तरीका है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आपको सक्सेस और फेलियर को नहीं डालना है। किस पे डालेंगे? इंटरनल फैक्टर पे, है ना। ये चीज ध्यान में रखनी है, अब हर बार एक क्वेश्चन इस पे आने लगा है। ठीक, तो देखते हैं क्या कहानी है। तो इंटरनल फैक्टर पे एट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे बच्चे खुद पे मेहनत कर सके। अगर आपने मान लिया टीचर की वजह से फेल हुए, तो आप खुद तो ट्राई ही नहीं करेंगे, खुद तो पढ़ेंगे ही नहीं अगली बार। तो ये बात तो ट्रू है कि बच्चा खुद से मेहनत कर सके, इसलिए इंटरनल फैक्टर, क्योंकि आपके हाथ में इंटरनल फैक्टर है, मेरे हाथ में मेरी किस्मत थोड़ी, मैं किस्मत पे थोड़ी ना कोई किस्मत फोन थोड़ी लगा दूं किसी को, मेरे हाथ में मेहनत है मेरी सिर्फ। ठीक है ना। तो आप खुद क्या कर सकते हैं, ये इंटरनल फैक्टर, जब आप खुद के बारे में देखेंगे तो वो इंटरनल फैक्टर है। इसका रीजन क्या है? इंटरनल एट्रीब्यूशंस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर हेल्प इंडिविजुअल्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय वर्किंग हार्डर। सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर हम सफलता और असफलता का कारण, ये ऊपर वाला पढ़िए, छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर क्या होगा? प्रोत्साहन मिलेगा कि उन्हें खुद पे क्या काम करना है। ठीक है ना। और सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करेंगे, अगर वो आंतरिक रूप से देखना सफलता को और असफलता को भी। तो दोनों बातें सही है, इसका रीजन सही है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए वो आप बताएंगे कमेंट करके। इसके अलावा कोई और आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ विद आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कल। और अगर आप सीटेट के बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो करियरविल ऐप डाउनलोड करके आप वो भी कर सकते हैं, और वेबसाइट से लीजिएगा कोर्स। अगर आप ऐप से लेंगे तो आपको 20% महंगा पड़ेगा, ये गूगल की पॉलिसी है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। और वहां में सीडीपी कंप्लीट आपको 30 आउट ऑफ 30 टॉपिक वाइज प्रॉपर डिस्कशन चल रहा है। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए क्वेश्चंस वो आप कमेंट्स में बता करके जाएंगे। और कल मिलेंगे, डेवलपमेंट टॉपिक करेंगे, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं डेवलपमेंट के वो उस पर हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है जी। पेपर 2 हो पेपर 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो सेशंस 9 बजे हो रहे हैं डेली, 9:15 तक हम शुरू कर देंगे। कोशिश रहेगी 9 बजे करा पाऊँ शुरू, बट मेरी बैचेस में भी क्लासेस हैं बैक टू बैक, तो वो 9 बजे हो नहीं पा रहा है शुरू सेशन। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी ही हम 9 बजे पे आ जाएं, 9:15 की बजाय। थोड़ा लेट हो जाता है रात को अगले दिन लोगों को, कई लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या काम है, बच्चे हैं, तो जल्दी ही सोना होता है। सीटेट क्लियर करने के बाद क्या करना होता है? बहुत कुछ है तो करने को प्रिया, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना। प्राइवेट स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर so many things to do after clearing CTET। ऐसा नहीं है कि जस्ट CTET हो गया तो काम खत्म, है ना। चलिए खैर, और कोई बात हो तो आप बता सकते हैं। अब हम डेली मिलने की कोशिश पूरी है हमारी। 26 आउट ऑफ 30, 27 आउट ऑफ 30। देखो ज़्यादातर लोगों ने 74% लोग 20 से 30 के बीच में स्कोर रहा है।
और 9% लोग हैं जिनका 0 से 10 के बीच में भी रहा है, या तो वो बाद में आए होंगे। 10 से 20% लोग, मतलब 17% लोग हैं जिनका 10 से 20, 20 से 30 इज ठीक है स्कोर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप आए। वेलकम नहीं करोगे? अरे कर दिया वेलकम, आप नए हैं, आप सभी का वेलकम है। अभी इनफ टाइम है, अगर आप डेली सिर्फ सेशंस भी देखते रहोगे तो काम बन जाएगा। यहाँ सारे सही हो जाते हैं, पेपर में नहीं हो पाते हैं, तो आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसको हम सेल्फ स्टडी कहते हैं ना आम भाषा में, वो भी करिए साथ साथ। चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया हो कमेंट्स में बता दीजिएगा आउट ऑफ 30 कितना